नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यनचेन को गुहुआई की सारी सच्चाई पता चल जाती है और गुहुआई को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। यनचेन गुहुआई की ओर कुछ डॉक्यूमेंट्स फेंकता है और उसे देखने के लिए बोलता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गुहुआई सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखता है और बोलता है, क्या तुम इतने दिन से यही खोज रहे थे? आखिर में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यनचेन कोल्डली गुहुआई की ओर देखता है और बोलता है, ये काफ़ी है तुम्हें सज़ा दिलाने के लिए। इससे तुम्हें 8 या 10 साल की सज़ा हो ही जाएगी और इतना काफ़ी है तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। गुहुआई बोलता है, इस तरह की नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना भी बहुत आसान है। यनचेन बोलता है, अभी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि तुम धोखेबाज हो? गुहुआई हंसता है और बोलता है, धोखेबाज? मैं धोखेबाज? यनचेन, मैंने तुमसे शादी से पहले ही पूछा था, क्या अगर हम इंटरनेट पर नहीं मिले होते तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ होते? तो तुमने ही कहा था, हाँ तुमने धोखा दिया है मुझे, तुमने झूठ बोला है मुझसे। तुम एक नंबर के स्वार्थी और धोखेबाज इंसान हो। यनचेन, तुम लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं। तुम बहुत ही स्वार्थी हो और तुम्हारे साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। यनचेन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो बहुत ही देर तक शांत रहता है और गुहुआई की ओर देखता रहता है। गुहुआई अपनी बातें ख़त्म कर रहा था, वो बोले जा रहा था। वो गुस्से में बोलता है, बताओ तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम मुझसे फिर भी शादी करते अगर हम इंटरनेट पे नहीं भी मिले होते तो? बताओ, तुमने नहीं कहा था। यनचेन बोलता है, क्या मैंने कहा था? हाँ मैंने कहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं जानता था कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो और तुम क्रो नहीं हो। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुमसे भी हाँ नहीं बोलता। अगर मैं तुम्हें बता भी देता कि इतने दिनों से तुम इस क्रो को ढूंढ रहे थे, वो आखिर में तुम्हारे साथ ही रहता था और वो कोई और नहीं यीमू था, तो क्या तुम उसे अपनाते? नहीं, तुम बहुत ही स्वार्थी हो यनचेन, तुम कभी भी उसे नहीं अपनाते। और तुम इतने दिनों में ये भी नहीं जान पाए कि आखिर में यीमू ही क्रो है और तुम कहते हो कि तुम सच्चा प्यार करते थे उससे। यनचेन, तुमने कभी प्यार को जाना ही नहीं और ना ही तुमने कभी किसी से प्यार किया है और ना ही तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में प्यार मिलेगा। तुम ये बात याद रखना, क्योंकि जो इंसान तुमसे बहुत प्यार करता था और जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, वो और कोई नहीं यीमू था और तुम उसको कभी समझ ही नहीं पाए। तुम खुद को कभी समझ ही नहीं पाए कि तुम यीमू से कितना प्यार करते थे और उसे कितना पसंद करते थे। 8 साल उसके साथ रहने के बाद भी तुमने उसको ऐसे ही जाने दिया, तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। यनचेन, तुम यही डिजर्व करते हो। गुहुआई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर यनचेन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। और वो आगे से गुहुआई की ओर बढ़ता है और जाकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और गुहुआई तड़पने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो कह रहा होता है, यनचेन मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यनचेन, ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ में, तुम ये क्या कर रहे हो? यनचेन को कोई भी होश नहीं था, बस वो गुस्से में कि गुहुआई की गर्दन को दबाए जा रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। 2 पुलिस ऑफिसर दरवाजे से अंदर आते हैं और आते ही बोलते हैं, यहाँ गुहुआई कौन है? उसके खिलाफ FIR हुई है, हमें उसको ले जाना होगा। यनचेन गुहुआई को धक्का दे देता है और ऑफिसर उसको पकड़ के ले जाते हैं और गुहुआई चिल्लाते हुए बोलता है, यनचेन प्लीज़ ऐसा मत करो, यनचेन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यनचेन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ में ऐसा मत करो यनचेन। यनचेन उसकी बात को नहीं सुनता और ऑफिसर उसको ले जाते हैं। गुहुआई के जाने के बाद में यनचेन सोच में पड़ जाता है और उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही होती है कि जिस इंसान को तुम शुरू से पसंद करते आए हो वो यीमू है, वो यीमू है। यनचेन यीमू के बारे में सोचने लगता है और वो सोचने लगता है कि यीमू ने उसकी किस तरह से मदद की थी। वो हमेशा से उसके बुरे वक्त में साथ रहा और उसने हर मुसीबत में यनचेन का साथ दिया और वो यीमू के बारे में सोचने लगता है और वो पागल हो रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ज़मीन पर बैठ जाता है और ऐसे ही बैठा रहता है और सोचने लगता है। उसका सर दर्द कर रहा होता है। वो सिगरेट निकालता है और सिगरेट पीने लगता है
और तेजी से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वो लगातार रोता रहता है और वो रोते रोते ही सो जाता है। फिर सुबह होती है, उसकी आंख खुलती है और उसका फ़ोन बजने लगता है, मगर वो फ़ोन की ओर नहीं देखता। वो आगे बढ़ता है और ड्रॉर से एक वाइन की बोतल निकालता है और ड्रिंक करने लगता है। और वो ड्रिंक करते हुए ही ज़मीन पर लेट जाता है और फिर से रात हो जाती है। वो सिगरेट पीने लगता है और रोने लगता है। इसी तरह से दिन और रात किस तरह से गुजर रहे थे पता नहीं चल रही थी। यनचेन ने अपने आप को सिगरेट और नशे में डुबा दिया था। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और यनचेन अपने आप को रूम में ही बंद रखता है और वो रोता रहता है और उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। अब सुबह हो चुकी थी और यनचेन का फ़ोन बजने लगता है। यनचेन उठता है और फ़ोन की ओर देखता है। वो फ़ोन की ओर देखता है तो देखता है उसके फादर का कॉल था। वो कॉल रिसीव करता है तो उसके फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर में तुम हो कहाँ, तुम कर क्या रहे हो, और इतने दिनों से कंपनी क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें कंपनी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? और कितने प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़े हैं, तुम क्या चाहते हो कि सारे हाथ से निकल जाएं? आखिर में तुम कर क्या रहे हो? यनचेन यनहान की बातें सुनता रहता है और कोई भी जवाब नहीं देता। बहुत टाइम बाद वो अपनी जगह से उठता है और दरवाज़ा खोलकर किचन में चला जाता है। वो कॉफ़ी बनाता है। तभी यनहान चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर में तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ बताओगे? और तुम कंपनी कब आ रहे हो? यनचेन बोल रहा है, डैड मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे हॉस्पिटल जाना है किसी को देखने के लिए। उसके डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर में क्या कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ और है? यनचेन चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ वो इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे जाना ही होगा, मैं कंपनी नहीं आऊँगा अभी। और वो कॉल कट कर देता है। यनहान चिल्लाते हुए बोलता है, यनचेन आखिर में मैंने तुम्हें ज़्यादा ही छूट दे दी है, यनचेन। और वो कॉल की ओर देखता है तो कॉल कट हो चुका था। वो अपने दांत पीसता है और कुछ नहीं कहता। इधर चैंगमो यीमू की देखभाल करने में रात दिन एक कर रहा था और यीमू चैंगमो को बोलता है कि तुम घर क्यों नहीं जाते, आखिर में तुम कंपनी भी जाते हो, तुम्हें इतना काम करना होता है, फिर भी तुम यहाँ रुकने के लिए क्यों जिद करते हो? चैंगमो बोलता है, नहीं मैंने कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लिया है, अब मुझे कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से काम कर सकता हूँ और आज मैं पूरा टाइम यहीं रुकूंगा। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। चैंगमो बोलता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यीमू बोलता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। चैंगमो बोलता है, अच्छा चलो तो मुझे एक किस करने दो, फिर उसके बाद में तुम ठीक हो जाओगे। यीमू स्माइल करता है और बोलता है, क्या तुम एक पेशेंट के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चैंगमो बोलता है, आखिर मैं ऐसा कब तक नहीं कर सकता, जरा बताओ तो मुझे। चैंगमो आगे बढ़ता है और यीमू के फोरहेड पर किस कर लेता है और अपना सर उसके सीने पर रख देता है और बोलने लगता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद में हम साथ में रहेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। तभी यीमू का फ़ोन बजता है और यीमू कॉल रिसीव करता है तो उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर यन। यीमू चौंक जाता है और वो कॉल की ओर देखने लगता है। फिर से आवाज़ आती है, सॉरी मिस्टर ये, मैं यूचुन की टीचर बोल रही हूँ, आज उसे पिक करने आना था आपको, आप आए नहीं, आखिर में आप बता सकते हैं आप कब तक आएंगे? मुझे जल्दी ही जाना है। यीमू सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है उसने अपनी बीमारी के बारे में अपने घर पर बताया नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं जानते कि यीमू बीमार है और हर वीकेंड पे यीमू को उसे पिक करने जाना होता है, तो आखिर में अब वो कैसे जाए? तभी उसकी नज़रें चैंगमो की ओर जाती हैं और वो बोलता है, मिस मेरे कुलीग उसको लेने के लिए आएंगे, तो प्लीज़ आप उनके साथ में उसे भेज देना, मैं अभी उनको बोल देता हूँ, उनका नाम चैंगमो है। उसकी टीचर बोलती है, ठीक है। तभी यीमू चैंगमो की ओर देखता है और उसे बोलता है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी भांजी को स्कूल से लेने जाना होगा, आज वीकेंड है, उसे मुझे लेने जाना था लेकिन तुम जानते हो कि मैं नहीं जा सकता। चैंगमो सोचता है और बोलता है, क्या वो स्टोरी वाली लड़की? यीमू बोलता है, वो भांजी है मेरी और वो बहुत ही शरारती और जिद्दी है, उसको हम सब लोग बहुत ही प्यार करते हैं। चैंगमो के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, वो बोलता है ठीक है और वो जाने लगता है।
तभी यीमू उसे पीछे से आवाज़ देता है और बोलता है, प्लीज़ उसके लिए केक भी लेते जाना, आज उसका बर्थडे है। यनचैन हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से जाने लगता है। यूचुन चैंगमो को देखती है और बोलती है, क्या थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? तभी यूचुन की टीचर बोलती है, क्या यही है वो इंसान जिसने तुम्हारे अंकल से पैसे लिए हैं और जो वापस नहीं कर रहा और बहुत ही एरोगेंट है? तभी यूचुन चैंगमो की ओर देखती है और कुछ नहीं बोलती। चैंगमो को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। यूचुन चैंगमो के पास आती है और बोलती है, चलो चलते हैं, मुझे अपने अंकल के पास जाना है। चैंगमो बोलता है, ये पैसे वाली बात तुमने अपनी टीचर को बताई? यूचुन बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलती, मेरे अंकल ऐसा बोलते हैं, तो मैंने क्या कुछ गलत बोला? चैंगमो को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन कर रहा था वो उस केक को फेंक कर उसके मुंह पर मारे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो उसको गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। यूचुन जब यीमू को बेड पर लेटे हुए देखती है और उसके बहुत ही चोट लगी हुई देखती है तो वो रोने लगती है और बोलने लगती है, अंकल ये आपको क्या हुआ है? आपको क्या हो गया अंकल? मुझे बताओ, किसने आपको चोट पहुंचाई? प्लीज़ अंकल, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर में तुम्हें हुआ क्या है? यूचुन को इतना रोता हुआ और हाइपर होता हुआ देख यीमू को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसको समझाते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, ये बस छोटी सी चोट है। चैंगमो का फेस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था और वो कोडली बोलता है, आखिर में मैंने तुमसे पैसे उधार कब लिए थे? यीमू हेल्पलेसली यूनचुन की ओर देखता है और सोच में पड़ जाता है और बोलता है, हाँ तुमने लिए थे और तुमने मुझे लौटाए भी नहीं है अभी तक। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, मैं और पैसे, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं लौटाऊंगा, बताओ तुम क्या करोगे? और क्या कहा तुमने, मैं एरोगेंट हूँ? यीमू हंसने लगता है। तभी चैंगमो अपनी साइड से केक का डब्बा उठाता है और यूनचुन की ओर देता है और यीमू यूनचुन की ओर देखते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे डॉल। यूनचुन खुश हो जाती है और यीमू की ओर देखने लगती है और तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, थैंक यू अंकल। और वो यीमू के पास आती है और उसके फोरहेड को किस कर लेती है। यीमू थोड़ा शांत हो जाता है और यूनचुन बगल से मोबाइल निकालती है और पास वाले सोफे पर बैठ जाती है। चैंगमो यीमू के पास जाता है और उसको छेड़ने लगता है और उसके पास जाकर उसको चिक्स पर किस करने लगता है। यीमू बोलता है, आखिर में तुम ये क्या कर रहे हो? पास में बच्ची बैठी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मुझे दिखाई नहीं देता, चैंगमो बोलता है और बोलता है, आखिर मैंने तुमसे पैसे लिए हैं और मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, बताओ तुम क्या करोगे? मैं जानना चाहता हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है और यूनचुन तेज से चिल्लाती है और बोलती है, अंकल यान। और वो दरवाजे की ओर दौड़ने लगती है। तभी यीमू और चैंगमो दरवाजे की ओर देखते हैं तो वहाँ पर यनचैन खड़ा हुआ था और यनचुन जल्दी से जाकर यनचैन के गले लग जाती है। यनचैन उसको गोदी में उठाता है और वो बेड की ओर नज़र मारता है और उसे वहाँ पर एक केक दिखाई पड़ता है और वो केक को देखते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे यनचुन, लेकिन मैं तुम्हारा गिफ्ट तो भूल ही आया। और यनचुन रोने लगती है और बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो हमेशा से ही मुझे गिफ्ट देते थे ना। देखो ग्रैंड माँ मुझसे बोलती थी कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपने मेरे अंकल को बहुत ही दुख दिया है और मैंने उनकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वो आपको बहुत ही गलत बोलती थी, लेकिन मैं जानती थी अंकल यान बहुत ही अच्छे हैं, वो मुझे हमेशा ही गिफ्ट देते हैं। आखिर में आप मेरे अंकल को इतना दुख कैसे दे सकते हो, बताओ? यनचैन उसको रोता हुआ देखता है तो बोलता है, कोई बात नहीं, अभी जाते हुए मैं तुम्हारा गिफ्ट दिला दूंगा जो तुम चाहो। यनचुन खुश हो जाती है और यनचैन आगे बढ़ जाता है और जाकर साइड से स्टूल उठाता है और यीमू के बगल में बैठ जाता है। चैंगमो उसे अजीब तरह से देख रहा होता है, उसको यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी यीमू को याद आता है जब उसने चैंगमो से पूछा था कि आखिर में कंपनी में सब कुछ कैसा चल रहा है, तो चैंगमो ने उसे बताया था कि पता नहीं यनचैन को क्या हुआ है, उसने गुहुआई को पुलिस में पकड़वा दिया है और उसको अपने ही हाथों से सजा भी दिलवाने के लिए दौड़ रहा है। ये बात सुनकर यीमू को थोड़ा भी अजीब नहीं लगा, वो जानता था एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा और उसने ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब उसने जब यनचैन को यहाँ आते हुए देखा तो वो सोच में पड़ गया और वो यनचैन की ओर देखने लगा। यनचैन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने इस बारे में अभी तक फैमिली को नहीं बताया? यीमू बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ,
मैंने फैमिली को नहीं बताया है। और वो बोलता है, तुम्हें क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यनचैन स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें देखने। तभी चैंगमो बोलता है, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं उसकी देखभाल के लिए हूँ यहाँ, और तुम्हें आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगली बार से ये बात याद रखना। यनचैन चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे थोड़ी ज़रूरी बात भी करनी थी। ये मुँह सोच में पड़ जाता है और यनचैन की ओर देखने लगता है। यनचैन चैंगमो की ओर देख रहा होता है और बोलता है, क्या तुम इतना ज़्यादा समझदार हो, तुम ये समझते हो कि तुम सब कुछ जानते हो? तभी चैंगमो बोलता है, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, आई बात समझ में? यनचैन बोलता है, अभी तो बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, और शायद तुम जानना भी चाहते हो। आखिर में तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हें जेल भेजने में जिसने मेरी मदद की थी और वो सारे सबूत मिटा दिए थे जो तुम्हें बचा सकते थे, आखिर में वो कौन था? ये सुनकर यीमू का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो एकदम से डर जाता है। यनचैन डर वाले एक्सप्रेशन नोटिस कर लेता है और वो स्माइल करने लगता है। तभी चैंगमो सोच में पड़ता है और बोलता है, क्यों नहीं जानना चाहता? मैंने बहुत कोशिश की उस इंसान को ढूंढने की, और मैं बहुत ही तड़पता हूँ उस इंसान को जानने के लिए। आखिर में वो इतना समझदार इंसान कैसे हो सकता है कि वो मुझसे हमेशा ही 2 कदम आगे रहा, और उसने तुम्हें बचा कैसे लिया? मैं उससे मिलना ज़रूर चाहूँगा। तभी यनचैन बोलता है, मैं एक दिन तुम्हें उसका पता ज़रूर बता दूंगा। यीमू उसकी ये बातें सुनकर डर जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, पता नहीं यनचैन अब यहाँ क्या करने आया है। तभी यनचैन यीमू की ओर देखता है और बोलता है, मैं कुछ बात करना चाहता था, क्या मैं कर सकता हूँ? तभी चैंगमो बोलता है, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी यीमू बोलता है, हाँ तुम्हें जो भी बात करनी है तुम करो, यही करो। तभी यनचैन बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम सारी बातें यही करना चाहते हो? चैंगमो यीमू की ओर देखता है और यीमू भी चैंगमो की ओर देखता है, और दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ हम यही बातें करना चाहते हैं। आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो, तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। तभी यनचैन यीमू की ओर देखता है और बहुत देर तक देखते हुए बोलता है, आखिर में वो इंसान मेरा बहुत ही अच्छा साथी है। मैं ये जान गया हूँ, शायद मैं पहले ये बात नहीं जानता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ। वो बहुत देर तक ये बात बोलता है और चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, वैसे कोई बात नहीं, मैं बात को सीक्रेट भी रख सकता हूँ, इतनी भी कोई ज़रूरी बात नहीं है, मैं बाद में बात कर लूँगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है और यनचैन चिल्लाती है, अंकल मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मुझे कुछ खाना है। यनचैन की ओर देखता है और उसके पास से केक उठाता है और उसके सामने रख देता है और बोलता है, ठीक है तुम इसको काट सकती हो और खा सकती हो। यनचैन पास से केक उठाता है और उसको डेकोरेट करने लगता है। यनचैन खुश हो जाती है। तभी वो बोलती है, अंकल आप मेरा गिफ्ट दोगे ना पक्का? यनचैन बोलता है, हाँ ज़रूर दूंगा। और वो दोनों की ओर देखते हुए बोलता है, आखिर में मैं यहाँ यही तो देखने के लिए आया था। मैं चाहता था हमेशा की तरह मैं बर्थडे यनचैन के साथ में मनाऊँ, जैसे कि हम मनाया करते थे, मैं यीमू और यनचैन और सभी के साथ में। और यीमू ये बात सुनकर चौंक जाता है और वो यनचैन की ओर देखने लगता है। आखिर में ये इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है और ये इतना झूठ कैसे बोल सकता है? ये कैसे भूल सकता है वो दिन जब यीमू इससे रिक्वेस्ट किया करता था बर्थडे पर जाने के लिए, फेस्टिवल में जाने के लिए। यनचैन कभी भी यीमू के साथ में घर जाने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसके साथ जाने के लिए रेडी होता था। वो ये दिन कैसे भूल सकता है? लेकिन आज ये इंसान सरेआम बोल रहा है कि वो साथ में मोमबत्ती मनाने के लिए आया है। ये कितना बेशरम है। तभी यनचैन खुशी से झूम उठती है और वो केक की ओर देखती है और कैंडल्स की ओर देखते हुए बोलती है, ठीक है मैं विश मांगती हूँ। यीमू, यनचैन और चैंगमो उसकी ओर देख रहे थे। तभी यनचैन अपनी आंखें बंद करती है और बोलने लगती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल और अंकल यन हमेशा एक साथ। वो बोलने ही वाली होती है उससे पहले कि चैंगमो फूंक मार देता है और सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और यनचैन चैंगमो की ओर देखती है। तभी चैंगमो बोलता है, आज हवा काफ़ी तेज चल रही है। यनचैन अपनी विश पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी कैंडल बुझा दी गई थी। ये देखकर वो बहुत ही
चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, आखिर में तुम क्या सोच रहे हो? यीमू बोलता है, मैं कुछ नहीं सोच रहा, आई बात समझ में, और तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो ना, मैं पेशेंट हूँ और तुमने मेरे बाउंड को हर्ट किया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था, तो तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। चैंगमो आगे बढ़ता है और यीमू के हाथ को टच करता है और उसकी फिंगर्स के साथ में खेलने लगता है और अपना फेस नीचे करता है और यीमू के पास जाकर उसके लिप्स को किस करने लगता है और धीमे से बोलता है, मुझे परेशान मत करो। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे अभी भी परेशान कर सको? चैंगमो यीमू की ओर जाता है और उसके कान में जाकर बोलता है, तुम मुझे इतना परेशान मत करो प्लीज़, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम मुझसे भीख मांगोगे ये सब करने के लिए। यीमू चैंगमो को ऐसे बोलते हुए बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए वो एरोगेंटली बोलता है, ठीक है तो शर्त लगाते हैं। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, शर्त में क्या रखेंगे आखिर में? तभी यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, कुछ भी। चैंगमो यीमू को गले लगाता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम आज रात मुझे खुद से अलग नहीं करोगे। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है। चैंगमो उसके पास जाता है और यीमू के लिप्स को वाइट करने लगता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और वो उसको पूरी बॉडी पर स्मूच करने लगता है। यीमू का फेस लाल हो गया था और उसे भी फील होने लगा था और वो भी चैंगमो की ओर अट्रैक्ट होते जा रहा था। चैंगमो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको पूरी बॉडी पर किस करने लगता है और उसको हग करने लगता है और यीमू को अपने करीब करने लगता है और यीमू के कान में जाके बोलता है, क्या तुम अब भी जिद करना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं? बताओ मुझे, क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगे? और बोलता है, इतने कठिन मत बनो। ये सुनकर यीमू भी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी यंचन को अपनी ओर करता है और उसको किस करने लगता है और यीमू बोलता है, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर चैंगमो खुश हो जाता है और वो उसके और भी करीब जाता है और उसको और गहराई से किस करने लगता है। बहुत लंबे समय तक किस करने के बाद में चैंगमो उसके करीब जाता है और बोलता है, यीमू, क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? यीमू सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। चैंगमो यीमू के फेस की ओर देखता है और बोलता है, सच में? यीमू बोलता है, नहीं, सब कुछ ठीक है, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता और कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। चैंगमो अपना हाथ बढ़ाता है और यीमू को हक कर लेता है और उसके करीब जाकर बोलता है, ठीक है, तो फिर रोना मत और ये मत कहना कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो रोते हैं। यीमू चैंगमो की ओर प्यार से दिखता है और बोलता है, ठीक है। और फिर उन दोनों के बीच कुछ इंटीमेट सीन्स होते हैं और यीमू मन ही मन सोचने लगता है कि वो चैंगमो के काबिल नहीं है। आखिर में उसने चैंगमो को इतना दुख जो दिया है उसके बचपन में, आखिर में जिस दिन चैंगमो को पता चलेगा कि वो इंसान यीमू है और कोई नहीं, वो उससे बहुत ही नफरत करेगा और यीमू ये बात को सोचकर डरने लगता है। लगभग रात के 9 बज चुके थे जब यंचन यूचुन को लेकर घर पहुंचता है। वो डोरबेल बजाता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? और यंचन बोलता है, ग्रैंडमा, मैं हूँ। तभी ये युवान आकर दरवाज़ा खोलती है और वो जब यंचन को देखती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो तेज़ी से चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो? तुमने ये फैमिली को पूरा बर्बाद कर दिया, उसके बाद में भी तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम यहाँ पर आ गए, तुम कितने बेशरम हो। यंचन आंट की ओर देखने लगता है और देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ही दुख है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ किसी मकसद से नहीं आया, मैं तो बस यूनजुन को छोड़ने आया था। मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में जो भी किया वो बहुत ही गलत था और मुझे इस बात का बहुत ही पछतावा है। तभी ये चुन की माँ दरवाजे से बाहर निकल के आती हैं और वो यंजन को देखती हैं तो उन्हें भी बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तेजी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम सेल्फिश इंसान, आखिर में तुम यहाँ क्यों आए हो? अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ? तुम जानते हो ना मेरे यीमू ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था, उसने तुम्हें कितना प्यार किया था, उसने अपने सेल्स का प्रॉफिट भी तुम्हें दे दिया और उसने अपने फादर से लड़ाई कर ली और उसने अपनी कंपनी बनाने की जगह पर अपने सारे शेयर्स बेच दिए और तुम्हें पैसा दिया और उसने
अपने हिस्से की सारी ज़मीन बेचकर तुम्हें अपना पैसा दिया और तुम्हें बचाया, और तुम्हारे कंपनी को आगे बढ़ाने में उसने अपना सारा पैसा लगा दिया। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी तुमने उसे क्या दिया? तुमने उसे सिर्फ दर्द दिया, तुमने उसको कभी प्यार नहीं किया। और तुम अब क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आखिर में मेरे यीमू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो तुमसे कितना प्यार करता था, आखिर में तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? यीमू की माँ बिना रुके बोले जा रही थी और यिनचेन को ये सुनकर बहुत ही शौक लगा कि यीमू ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे और वो सारा पैसा उसने यिनचेन की कंपनी बनाने में लगा दिया। आज से पहले यिनचेन को कभी भी इस बात का पता नहीं था। वो नहीं जानता था कि यीमू ने जो भी पैसे साथ में लगाए थे आखिर में वो कहाँ से आए। वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ समझता था कि यीमू सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहा है और उसकी नाम की वजह से उसके साथ में है। लेकिन जब उसे आज इस बात का एहसास हुआ कि यीमू ने अपना करने की वजह यिनचेन की खुशी के बारे में सोचा और हमेशा उसका साथ दिया, तो उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो सामने रोने लगा और बोलने लगा, आंटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का बहुत ही अफसोस है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी? क्या तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक शब्द है? माफ़ी? तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और तुम माफ़ी मांग रहे हो? क्या तुम जानते हो यीमू ने अपना सारा प्रॉफिट जब तुम्हें दे दिया और अपने हिस्से के पूरे शेयर्स तुम्हें दे दिए, उसके बाद में उसके पास में अपनी फादर के बिजनेस में लगाने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा। जब उनका बिजनेस डूबा तो वो कुछ भी नहीं कर सका। आखिर में उसे अपना घर भी बेचना पड़ गया और तुम सिर्फ माफ़ी मांग रहे हो? क्या तुम वो पोजीशन दिला सकते हो? क्या तुम वो रेपुटेशन वापस ला सकते हो जो तुम माफ़ी मांग कर सब ठीक कर सकते हो? यिनचेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में वो क्या करे? वो वहाँ से उठता है और उसकी आंखों में आंसू थे और वहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। तभी जाते हुए उसे यीमू के फादर देख लेते हैं और वो उसको चिल्लाते हुए बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, मैं इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से हमारा सब कुछ डूब गया। यीमू की माँ उसके फादर को रोकती हैं और बोलती हैं, जाने दो उसे। यिनचेन बोलता है आई एम सॉरी और वहाँ से चला जाता है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो भी यीमू की माँ ने कहा था और वो इस सच्चाई को मन ही मन सोच रहा था कि किस तरह से कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और वो कितना गलत था। आखिर में उसने कितना गलत किया था। वो अपना फ़ोन निकालता है और नंबर डायल करता है, लेकिन नंबर नहीं मिलता और वो रुकता नहीं है। वो लगातार नंबर डायल करता रहता है। तभी सामने वाला इंसान कॉल रिसीव करता है और आवाज़ आती है, हे। यीमू की आवाज़ सुनकर यिनचेन काँप जाता है और उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं और वो सोच में पड़ जाता है। यीमू चलकर बालकनी में आता है और सोचने लगता है। वो नीचे की ओर देखता है और बहुत टाइम तक चुप रहता है। बहुत देर बाद यिनचेन अपना फेस साफ करता है और यीमू से बोलता है, तुम्हारा उस लिटिल बास्टर्ड के साथ में आखिर में रिश्ता क्या है? यिनचेन जानता था चाहे वो कुछ भी कर ले अब कुछ नहीं हो सकता, मगर वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। यीमू बाहर की ओर देखता रहता है। गहरी काली अंधेरी रात थी और उसकी आंखें बहुत ही गहरी थी। यीमू सोचता है और बोलता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो किसी भी तरह से इस बात को छुपाने में कि पिछले दिनों में चेंगमो के साथ में जो भी हुआ था वो मैंने किया था? यिनचेन ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा है। आखिर में तुम्हारा उसके साथ में रिश्ता क्या है? यीमू बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बोलता है, वही जो तुम सोच रहे हो। यिनचेन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, क्या? यीमू थोड़ी देर चुप हो जाता है और बोलता है, वही, मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। चेंगमो गहरी सांस लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? यीमू थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, मुझे किसी भी बात से कोई भी पसंद करेगा नहीं करेगा इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ जो मैंने किया है वो बहुत ही ख़राब है और उसका इल्ज़ाम भी ख़राब ही होगा आगे चलकर, मगर मैं फिर भी चाहता था अगर तुम इस बात को छुपा सको तो ये शायद मेरे लिए थोड़ा अच्छा होता। अगर तुम ऐसा कर सको तो ये तुम्हारी इच्छा है
वरना जो होना है वो तो होगा ही। यन चैन बहुत देर तक शांत रहता है और बोलता है, क्या तुमने वो ईमेल पढ़ा जो मैंने तुम्हें कल रात भेजा था? यीमू उदास होते हुए बोलता है, देखो मुझे जो भी मालूम था मैंने क्रो के बारे में तुम्हें बता दिया, और तुमने जो पूछा मुझे कि हम अब भी साथ रह सकते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। ये हमारे बीच में जो भी कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है और हम अब कभी भी साथ नहीं हो सकते। यन चैन मजाक उड़ाते हुए बोलता है, आखिर में वो इंसान कहाँ गया जो मुझसे कहा करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे हिस्से का प्यार किसी को नहीं देगा और मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो इंसान जो हमेशा ही मुझे फॉलो किया करता था। यीमू को गुस्सा आता है और वो बोलता है, मैंने जो भी बोला तुम चाहो तो उसे भूल सकते हो और ये मान सकते हो कि वो बात विश्वास करने लायक ही नहीं थी। यनचैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसका गला सूख रहा था और वो बहुत देर तक सोचता रहता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, तुम चाहो तो मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आसानी से बहला दो। ये मुंह लो वॉइस में बोलता है, मैंने शुरू से आज तक तुमसे कुछ भी ओन नहीं किया है। यनचैन को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको बहुत ही दुख हो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे आसानी से पीछा छुड़ा सकते हो। कीमू ये सुनकर चौंक जाता है और वो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, और वैसे भी मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता और मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में कभी नहीं रहूँगा। ये बात सुनकर यनचैन मुस्कुराता है और उसकी आंखों से दुख साफ दिखाई दे रहा था और उसके आंसू गिर रहे थे। यनचैन बोलता है, तुम्हारे पास क्या है? वो लिटिल बास्टर्ड, तुम जानते हो ना मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ और उसके बाद तुम्हारे पास में क्या बचेगा, और तुम फिर भी कह रहे हो कि मुझ में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ये बात सुनकर यीमू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलता है, बस करो यनचैन, अब तुम मुझे मजबूर मत करो तुमसे नफरत करने के लिए। यीमू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर यनचैन को और भी बुरा लगता है और वो बोलता है, क्या तुम उसकी इतनी परवाह करते हो? यीमू बोलता है, हाँ मैं उसकी परवाह करता हूँ, मुझे है उसकी परवाह। यनचैन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी आंखों को छोटी करता है और बोलता है, आखिर में ये तो सही नहीं है, आखिर में तुम उसे जानते ही कितना हो। यीमू गहरी सांस लेता है, पिछले 8 वर्षों में मैं बेशक तुम्हारे साथ था, मगर मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस था, लेकिन आज मैं उसके साथ हूँ, मुझे कोई भी अफसोस नहीं होता। ये सुनकर यनचैन को और भी इरिटेशन होने लगती है और वो बोलता है, यीमू अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। यीमू बोलता है, बहुत देर हो चुकी है। यनचैन यीमू से बोलता है, मुझे थोड़ा सा समय दो और थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताओ, मैं तुम्हारा सारा मूड चेंज कर दूंगा और तुम्हें मजबूर कर दूंगा मुझसे प्यार करने के लिए और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यीमू अनफेमिलियर वे में बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। यनचैन गुस्से में बोलता है, यीमू क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं? यीमू गुस्से में बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर में तुमने मुझे दिया ही क्या है, धोखे, दुख और गालियों के अलावा। तुम ध्यान से सोचो यनचैन, तुमने क्या किया है मेरे लिए। यनचैन धीमी आवाज में बोलता है, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम ही क्रो हो, मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा, समझे तुम? वो इंसान जिसे मैं हमेशा से एडमायर करता आया हूँ वो तुम हो। यीमू कोल्डली बोलता है, तुम ये बिल्कुल मत बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे ये सुनना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। एक वर्चुअल अकाउंट ने तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चेंज कर दिया, जिस तरह से तुमने अपनी जिंदगी से गुहुआई को निकाल दिया है उसी तरह से फ्यूचर में तुम मुझे भी निकाल दोगे। मैं तुम पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकता और तुम किसी से कभी भी प्यार नहीं कर सकते, तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। यनचैन बोलता है, हाँ जैसा भी तुम सोचो, वैसे भी तुम्हारी नजरों में तो बस वही इंसान अच्छा है ना। यीमू बोलता है, हाँ मैं बस उसी को पसंद करता हूँ। यनचैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है तो उसका बताओ, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है?
वैसे भी मुझे तो यही लगता है कि लोग वाघ बस तुम्हारे आगे पीछे खेलते रहते हैं और तुम्हें इसका कोई भी आइडिया नहीं है। ये मुंह कोल्डली बोलता है, नहीं, वो इस तरह का इंसान नहीं है। यंचन बोलता है, तुम इतने विश्वास के साथ में मत बोलो, देखना एक दिन वो तुम्हारे मुंह पर स्लैप मारेगा, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा और पता चलेगा। ये मुंह ये सुनकर चौंक जाता है और वो यंचन को अच्छे से जानता था आखिर में वो क्या कहना चाह रहा है। और ये मुंह बोलता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई भी सोच अभी से मत बनाओ। यंचन बोलता है, मुझे वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हें जल्दी पता चलेगा आखिर में वो चीज क्या है। ये मुंह बोलता है, आखिर में तुम ये सब कह के जताना क्या चाहते हो। यंचन दीवार का सहारा लेता है और बैठ जाता है। उसे ये सब बातें करना बहुत ही बोरिंग लग रहा था, क्योंकि वो जिस इंसान से प्यार करता है वो इंसान अब उसको प्यार नहीं करता। मगर जब वो इंसान उससे प्यार करता था तो ये बात यंचन को पता नहीं थी, लेकिन आज उसे जब विश्वास हुआ है तो वो इंसान उसकी जिंदगी में और ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये सोचकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो बोलता है, ये बहुत ही बोरिंग है, मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता प्यार और नफरत, लेकिन मुझे जलन जरूर हो रही है। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता और ना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये मुंह चिल्लाते हुए बोलता है, यंचन तुम मुझे सच में पागल कर दोगे। यंचन जैसे ही यीमू के मुंह से ये सुनता है उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो नहीं चाहता था कि यीमू उसको और भी कुछ ज्यादा बोले, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। जब तक यीमू उससे कुछ बोल पाता तब तक कॉल कट हो जाता है। यंचन वहीं पर बैठे हुए अपने सर को पैरों में लगा लेता है और अपने आप को बहुत ही लोनली फील कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो इंसान उससे कितना दूर चला गया है, जो कभी हमेशा उसके साथ रहा करता था और उसका साथ दिया करता था। ये मुंह फोन की ओर देखता है तो उसे आवाज सुनाई देती है कि कॉल कट चुका है। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बालकनी से आकर सीधा रूम में चला जाता है और बेड पर जाकर लेट रहा होता है। तभी चैंगमो रजाई खींच लेता है और गुस्से में बोलता है, यहाँ पर और भी रजाई है, तुम जाकर वो ले सकते हो। यीमू की बॉडी बहुत ही ठंडी हो गई थी, बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। चैंगमो कोने पर जाकर लेट जाता है और पूरा बिस्तर यीमू के लिए खाली छोड़ देता है। यीमू को बहुत ही ठंड लग रही थी, वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है, मगर चैंगमो उसके साथ में इंडिफरेंटली बिहेव करने लगता है और वो थोड़ा सा फोर्स लगाकर रजाई को खींच लेता है और यीमू के पास में कुछ भी नहीं रहता और वो ठंड से कांप रहा होता है। यीमू चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। चैंगमो अपना फेस घुमा लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। यीमू जबरदस्ती अपने पैर रजाई में डालने की कोशिश करता है। यीमू ने कॉल तो कट कर दिया था, मगर वो अभी भी बहुत ही चिंता में था। वो बोलता है, तुम किस लिए हो। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, आखिर में तुम किससे बात कर रहे थे। यीमू कामली चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, फैमिली। चैंगमो को गुस्सा आता है और वो बोलता है, अच्छा तुम मरना चाहते हो, और ऐसी भी क्या जरूरी बात कर रहे थे जो तुम्हें रूम से बाहर जाना पड़ा और तुम्हें इतनी दूर जाकर बात करनी पड़ी, और बिना ये सोचे समझे कि कितनी तेज हवा चल रही है और सर्दी पड़ रही है। आखिर में तुम मुझसे छुपाना क्या चाहते थे। हाँ, यीमू हेल्पलेस महसूस करता है। वो चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए। चैंगमो गुस्से से यीमू की ओर देखता है और बोलता है, आज से पहले तो तुमने कभी इतना नहीं सोचा मेरे बारे में, तो फिर अब क्यों हुआ। बताओ तुम क्या छुपाना चाहते हो मुझसे। चैंगमो अपनी रजाई यीमू को देता है और कामली बोलता है, मैं जानता हूँ उस यंचन का फोन था ना, आखिर में वो तुमसे कह क्या रहा था। यीमू गैस कर चुका था कि चैंगमो ने पीछे छुपकर उसकी बातें सुन ली हैं, इसीलिए अब वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो चैंगमो को बोलता है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, हवा बहुत तेज थी और मैं बहुत दूर खड़ा हुआ था, मैंने कुछ नहीं सुना।
यीमू चेंगमो की ओर देखता है और उससे स्माइल करते हुए बोलता है, तो क्यों ना मैं ही तुम्हें बता दूं। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम सच में कह पाओगे। यीमू चेंगमो की ओर देखते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो। चेंगमो जिद करते हुए यीमू से बोलता है, मैं जरूर ही सुनना पसंद करूंगा। यीमू इनडिफरेंटली बोलता है, ठीक है, तो हम इस बारे में बात नहीं करते, वैसे भी वो कोई जरूरी बात नहीं है। चेंगमो गुस्से से देखता है और बोलता है, दूसरों को परेशान करना बंद करो। यीमू चेंगमो के करीब आता है और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोलता है, अरे कुछ भी नहीं, ये तो बस कुछ रिफ्यूजल था। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम इस बात से परिचित थे तो फिर तुमने उसको देखने से मना क्यों किया। चेंगमो के करीब जाकर यीमू उसको किस करने लगता है और बोलता है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और उसकी इंटेंशन को समझ जाता है और बोलता है, तुम बकवास करना बंद करो। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, वैसे मैं तुमसे हमेशा से कुछ पूछना चाहता था। चेंगमो के हार्मोन्स एक्टिव होने लगे थे। वो यीमू को अपने करीब करता है और उससे बोलता है, ठीक है पूछो। और यीमू बोलता है, मुझे बस डाउट है, तुम बुरा मत मानना। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है बोलो। तभी यीमू चेंगमो की ओर देखते हुए बोलता है, क्या एक आदमी आदमी को पसंद कर सकता है। एक स्ट्रेट मैन के लिए ये सब सुनना और बोलना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं, मगर सामने वाला इंसान ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो बहुत ही काम था। चेंगमो यीमू की ओर देखने लगता है और बहुत देर सोचने के बाद बोलता है, मुझे नहीं पता, वैसे आइडिया बहुत ही सिंपल है। उस समय पर इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा होता है। कुछ तो होता है जो कि इंसान को अंधा बना देता है। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और उससे बोलता है, वो क्या होता है। चेंगमो यीमू के करीब आता है और उसके करीब आकर उसके चीक्स पर किस करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता। यीमू कामली बोलता है, वैसे तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने के लिए। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में, मैं इस बात को मान लो। यीमू इमोशनलेसली बोलता है, ठीक है भूल जाओ। चेंगमो कंप्लेन करते हुए बोलता है, जस्ट योर करेक्टर। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ मेरे करेक्टर को, बहुत सारे इंसान हैं जो इसे पसंद करते हैं। चेंगमो यीमू के करीब जाता है और बोलता है, वो कितने पागल लोग हैं ना जो ऐसा करते हैं। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।